किसी भी देश की कहानी मुझे लगता है दो बहुत ही बुनियादी सवालों से शुरू होती है। पहला, हमारी जमीन कहाँ तक है? और दूसरा, हमारे लोग कौन हैं? आज हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो हमें सीधा भारतीय संविधान के, आप कहिए कि बिल्कुल पहले पन्नों पर ले जाते हैं, जहां हमारे राष्ट्र के संस्थापकों ने इन्हीं दो सवालों के जवाब दिए थे। और ये पहले पन्ने किसी कहानी की शुरुआत जैसे ही हैं बिल्कुल। भाग 1 जो देश का एक तरह से नक्शा बनाता है, और भाग 2 जो ये बताता है कि इस नक्शे के अंदर रहने वाले हम कौन हैं। ये सिर्फ कानूनी भाषा नहीं है, ये एक नए देश की पहचान को गढ़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो चलिए इसी कहानी को खोलते हैं। नोट्स में सबसे पहले है भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर ये संघ या यूनियन शब्द ये बड़ा दिलचस्प है। हमने अमेरिका की तरह फेडरेशन या महासंघ शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किया? देखिए, ये एक बहुत बड़ा और बहुत सोचा समझा फैसला था। फेडरेशन या महासंघ जो होता है वो एक समझौते जैसा होता है, जहां कई स्वतंत्र राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, जैसे अमेरिका में हुआ था। वहां राज्यों ने मिलकर एक केंद्र को बनाया। लेकिन हमारे संविधान बनाने वालों ने यूनियन शब्द इस्तेमाल करके ये बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, मतलब ये कि राज्य देश की वजह से है, देश राज्यों की वजह से नहीं है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। ये एक परिवार जैसा है। आप परिवार से अलग होने की बात नहीं कर सकते। ये एक अटूट रिश्ता है। ये शब्द दिखाता है कि भारत एक अविभाज्य राष्ट्र है, भले ही उसे प्रशासन के लिए अलग-अलग राज्यों में बांटा गया हो। ये तो बहुत गहरा मतलब है। अच्छा, अब मैं नोट्स में आगे देखती हूँ और यहाँ मैं थोड़ा उलझ गई हूँ। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना, और अनुच्छेद 3 भी नए राज्य बनाने की बात करता है। ये एक ही बात दो बार क्यों लिखी है? मुझे तो ये एक जैसे ही लग रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर आप कहिए कि सारा खेल छिपा है। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। अनुच्छेद 2 आप समझिए भारत के दरवाजे बाहर की दुनिया के लिए खोलता है। इसका मतलब है कि संसद कानून बनाकर किसी ऐसे क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था। जैसे सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, तो ये बाहर से कुछ नया जोड़ने के लिए है। अच्छा, तो अनुच्छेद 2 बाहरी विस्तार या जुड़ाव के लिए है। हाँ। ठीक है, तो फिर अनुच्छेद 3 क्या करता है? अनुच्छेद 3 हमारे घर के अंदर की बात है। ये संसद को एक बहुत बड़ी, लगभग अभूतपूर्व ताकत देता है। इसके तहत संसद भारत के किसी भी मौजूदा राज्य का नक्शा बदल सकती है। वो किसी राज्य का इलाका बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाओं में बदलाव कर सकती है, दो राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है, या एक बड़े राज्य को तोड़कर दो छोटे राज्य बना सकती है, और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है? एक मिनट, क्या संसद चाहे तो उत्तर प्रदेश का नाम बदल सकती है या महाराष्ट्र के दो हिस्से कर सकती है? हाँ बिल्कुल, और ऐसा हुआ भी है। आप देखिए, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सभी राज्य अनुच्छेद 3 के तहत ही बनाए गए हैं। इसे ऐसे समझिए, भारत एक घर है और राज्य उसके कमरे हैं। अनुच्छेद 3 संसद को ये ताकत देता है कि वो घर की बाहरी दीवारों को तोड़े बिना अंदर के कमरों की दीवारें आगे पीछे कर सकती है। एक बड़े कमरे को दो छोटे कमरे बना सकती है। वाह! तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश के राज्यों की सीमाएं पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि पेंसिल से खींची गई लकीरें हैं, जिन्हें संसद जब चाहे मिटाकर दोबारा खींच सकती है। ये सोचना ही कितना अलग है। बिल्कुल, इसी को कहते हैं एक अविनाशी संघ के विनाशी राज्य। संघ यानी भारत अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके भीतर की इकाइयां यानी राज्य जरूरत के हिसाब से पुनर्गठित किए जा सकते हैं। ये तो समझ आ गया, लेकिन जब भी कोई नया राज्य बनता है तो संविधान की कई सूचियों में भी तो बदलाव करना पड़ता होगा। तो क्या इसके लिए वो पूरी मुश्किल वाली प्रक्रिया, मतलब वो 2/3 बहुमत वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? नहीं, और यहीं पर अनुच्छेद 4 एक तरह का स्मार्ट कट देता है। ये कहता है कि जब भी अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कोई बदलाव होगा, जैसे किसी नए राज्य का बनना, तो उसके लिए जो जरूरी संवैधानिक बदलाव हैं, उनको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस बदलाव के लिए संसद में किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है।
इसे एक आम कानून की तरह साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। ये प्रक्रिया को बहुत आसान और तेज बना देता है ना? ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले देश को चलाने में लचीलापन चाहते थे, बेवजह की रुकावटें नहीं। तो भाग 1 ने भारत का नक्शा तैयार कर दिया, एक ऐसा नक्शा जिसकी बाहरी सरहदें तो पक्की हैं, पर अंदरूनी लकीरें जरूरत के हिसाब से बदली जा सकती हैं। लेकिन नक्शा तो बेजान होता है, उसमें जान डालते हैं लोग, और यहीं से कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। इस नक्शे के अंदर रहने वाले हम लोग आखिर हैं कौन? यही सवाल हमें भाग 2 यानी नागरिकता पर लाता है। और ये सवाल उस वक्त और भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि देश का अभी-अभी बंटवारा हुआ था। लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़ चुके थे। बहुत ही संवेदनशील माहौल था। तो 26 जनवरी 1950 की सुबह जब संविधान लागू हुआ, तो वो कौन लोग थे जिन्हें भारत का नागरिक कहा गया? क्या उस दिन देश में मौजूद हर व्यक्ति अपने आप नागरिक बन गया? नहीं, ऐसा नहीं था। उसके लिए कुछ शर्तें थीं। अनुच्छेद 5 ने एक तरह की कट ऑफ डेट तय की। उसने कहा कि उस दिन नागरिक बनने के लिए पहली शर्त है कि आपका अधिवास यानी डोमिसाइल, आपका स्थायी घर भारत में हो, और इसके साथ साथ 3 में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए थी। या तो आप भारत में पैदा हुए हों, या आपके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो, या फिर आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों। ये एक शुरुआती बिंदु था, एक स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन जैसा आपने कहा, 1950 से ठीक पहले तो देश का बंटवारा हुआ था। लाखों लोग इधर से उधर जा रहे थे। ये तो बहुत ही उलझी हुई स्थिति रही होगी। क्या संविधान ने इसका ध्यान रखा? बिल्कुल। और अनुच्छेद 6 और 7 उसी दर्दनाक हकीकत से जन्मे हैं। ये कानूनी नियम से ज्यादा उस समय की जो इंसानी उथल-पुथल थी, उसका एक दस्तावेज है। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से उजड़कर भारत आए थे। ये उनको नागरिकता देने की बात करता है। इसमें भी तारीखों के हिसाब से अलग-अलग शर्तें थीं, ताकि प्रक्रिया व्यवस्थित हो सके। और अनुच्छेद 7 नोट्स के मुताबिक ये भारत से पाकिस्तान जाने वालों के बारे में है। हाँ, और ये उस समय की एक और भी ज्यादा पेचीदा स्थिति को दिखाता है। ये कहता है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, वे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसमें एक मानवीय पहलू भी था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति बाद में भारत वापस लौट आता है एक परमिट पर, तो उसे नागरिकता मिल सकती थी। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता उस समय की अनिश्चितता और जो मानवीय त्रासदियां थीं, उनको समझ रहे थे। ये सच में उस दौर की उथल-पुथल को दर्शाता है। अच्छा, और उन लोगों का क्या जो भारतीय मूल के तो थे, पर उस समय देश से बाहर रह रहे थे? उनके लिए था अनुच्छेद 8। ये एक बहुत दूरदर्शी नियम था, मैं कहूंगा। इसने उन भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया जो किसी दूसरे देश में रह रहे थे। वे उस देश में भारतीय दूतावास में जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते थे। ये दिखाता है कि भारत की कल्पना सिर्फ उसकी सीमाओं तक ही नहीं थी, बल्कि दुनिया भर में फैले अपने लोगों से भी जुड़ी हुई थी। तो नागरिकता मिलती कैसे है, ये तो समझ आ गया। पर क्या ये छीनी भी जा सकती है या कोई इसे छोड़ सकता है? हाँ, और अनुच्छेद 9 इस पर बिल्कुल साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगर आप अपनी मर्जी से किसी और देश के नागरिक बन जाते हैं, तो आपकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाएगी। भारत कहता है, एक देश, एक नागरिकता। आप 2 नावों पर पैर नहीं रख सकते। ये राष्ट्र के प्रति अकेली और पूरी निष्ठा का सिद्धांत है। इसके बाद अनुच्छेद 10 ये एक तरह का भरोसा देता है कि नागरिकता बनी रहेगी। हाँ, ये कहता है कि जो भी व्यक्ति इन नियमों के तहत नागरिक है, वो बना रहेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा किंतु परंतु है। वो ये कि ये अधिकार संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होगा। और ये किंतु परंतु ही हमें सबसे अहम अनुच्छेद 11 पर ले आता है ना। नोट्स में इसके बारे में जो लिखा है, वो तो सब कुछ बदल देता है। इसमें लिखा है कि नागरिकता को लेकर सारे कानून बनाने की ताकत संसद के पास होगी। बिल्कुल, ये इस पूरे भाग का क्लाइमैक्स है। यहाँ संविधान बनाने वालों ने एक कमाल का दांव खेला। उन्होंने ये तय नहीं किया कि 50 या 100 साल बाद भारतीय कौन होगा। उन्होंने कहा, ये हम तय नहीं करेंगे, ये भविष्य की चुनी हुई संसद तय करेगी। उन्होंने नागरिकता को एक पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा बदलती हुई चीज बना दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 5 से 10 तक के नियम बस उस शुरुआती दौर के लिए थे, मतलब एक तरह से स्टार्टर पैक। काफी हद तक हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो उस जमाने की जो ऐतिहासिक जरूरतें थीं,
उनको पूरा करने के लिए थे। असली और हमेशा की ताकत तो अनुच्छेद 11 ने संसद को दी। आज हम नागरिकता के बारे में जो भी नियम कानून देखते हैं, जैसे 1955 का नागरिकता अधिनियम और उसमें हुए सभी संशोधन, वो सब इसी अनुच्छेद 11 से अपनी ताकत लेते हैं। तो अगर हम इन सबको जोड़ के देखें तो भारत की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बनती है। एक तरफ एक ऐसा देश जिसका नक्शा अंदर से बदल सकता है और दूसरी तरफ नागरिक की एक ऐसी परिभाषा जो वक्त के साथ बदल सकती है। बिल्कुल। भाग एक अविनाशी संघ की बात करता है जिसके राज्य विनाशी हैं, और भाग 2 नागरिकता की एक ऐसी नींव रखता है जो भविष्य के लिए सारे दरवाजे खुले छोड़ देती है। ये एक मुकम्मल परिभाषा नहीं, बल्कि एक शुरुआत है जिसका विकास होना अभी बाकी था। ये सोचना ही कितना शक्तिशाली है। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये एक राष्ट्र की पहचान की कहानी है जो उस समय लिखी जा रही थी। और यहाँ सोचने के लिए एक बात है, क्योंकि अनुच्छेद 11 नागरिकता के भविष्य को तय करने की पूरी ताकत संसद को देता है। ये इस सवाल को हमेशा के लिए खुला छोड़ देता है कि समय के साथ भारतीय नागरिक होने का क्या मतलब है। ये कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जो 1950 में संविधान में लिखकर बंद कर दी गई हो। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है जो हमारे समाज और हमारे कानूनों के साथ साथ हमेशा विकसित होती रहती है।